नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल ने कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की लंबित परीक्षाएं राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से करवाने का लिया निर्णय। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य परिवहन निगम की बसों को जल्द ई बसों में किया जाएगा परिवर्तित। शिमला में 20 नई ई बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान जारी। शिमला जिले के देहा में किया जनसभा का आयोजन। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से कांगड़ा जिले के डगवार में स्थापित होगा अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश मंत्रिमंडल ने उन पदों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षाएं करवाने का निर्णय लिया है जो कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा आयोजित नहीं की गई थीं। आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक में कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया और विस्तार के बाद रनवे की लंबाई 3010 मीटर तक बढ़ाई जाएगी, जो A320 प्रकार के विमानों के संचालन के लिए उपयुक्त होगी। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 2023 के दिशा निर्देशों को भी मंजूरी प्रदान की। इसके तहत पात्र गरीब विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन, पैरामेडिकल पाठ्यक्रम, फार्मेसी, नर्सिंग, ITI, पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों व शिक्षण संस्थानों से PhD करने के लिए 1% ब्याज दर से 20 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। SMC और कंप्यूटर शिक्षकों से संबंधित मुद्दों पर विचार के लिए बैठक में एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित करने का निर्णय भी लिया गया। इसमें शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह शामिल होंगे। मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिले के टौणी देवी में राजकीय डिग्री कॉलेज खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के चौड़ा मैदान से राज्य परिवहन निगम की 20 नई ई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन बसों को मिलाकर अब शिमला शहर में ई बसों की संख्या बढ़कर 70 हो गई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि निगम की 1500 बसों के पूरे बेड़े को ई बसों में बदला जाएगा। हमारा उद्देश्य हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य के रूप में विकसित करना है और इसके लिए एक टारगेट लाइन हमने फिक्स की थी कि 2026 तक हम इसको कोशिश ये करेंगे कि 70 से 80% हिमाचल प्रदेश हरित राज्य के रूप में विकसित। और मुझे खुशी है कि पिछले दिनों हमने धर्मशाला में ग्रीन स्टेट के रूप में तकरीबन 15 बसेस को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत धर्मशाला की जो हमारे दूसरा बड़ा सबसे शहर है वहाँ इलेक्ट्रिकल बसेस को लोगों को समर्पित किया। और आज यहाँ भी तकरीबन 20 बसेस को हम इलेक्ट्रिकल बसेस को जनता को समर्पित कर रहे हैं इस उद्देश्य के साथ कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश का जो पर्यावरण है, हिमाचल प्रदेश की जो जलवायु है वो स्वच्छ रह सके। हमारी सरकार इस दृष्टिकोण से कार्य कर रही है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हिमाचल ई प्रणाली से चलेगा और डीजल बसों का चलन समाप्त होगा। हिमाचल प्रदेश की मौजूदा सरकार ने प्रदेश में ई मोबिलिटी को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य में ई बसेस का प्रचलन बढ़ाने का फैसला किया है और इसके अंतर्गत शिमला के लिए 20 बसेस जोड़ने जा रहे हैं। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश ई प्रणाली पे चलेगा और फॉसिल फ्यूल को अलविदा कहने के लिए हम प्रयास करेंगे। राज्य पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार ने बताया कि देश में सबसे पहले वर्ष 2017 में मनाली रोहतांग रूट पर इलेक्ट्रिक बस चलाई गई थी और इस समय निगम के पास 75 ई बसें हैं जो कुल्लू व मनाली और शिमला में चलाई जा रही हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का सपना है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो एक ग्रीन स्टेट के नाम से जाना जाए। हिमाचल प्रदेश को इस बात का गौरव है कि प्रथम इलेक्ट्रिकल बस जो देश में चली थी वो मनाली से रोहतांग के लिए 2017 में चली थी और वर्तमान में हमारे पास 75 इलेक्ट्रिकल बसेज हैं
जो कि कुल्लू मनाली और मुख्यतः शिमला सिटी में चल रही हैं। वर्तमान में HRTC को एक डीजल बस चलाने के ऊपर पर किलोमीटर लगभग 57 रुपीज़ का खर्चा उठाना पड़ता है। ये जो इलेक्ट्रिकल बस है, इसका खर्चा पर किलोमीटर यदि हम ड्राइवर और कंडक्टर की तनख्वाह भी साथ में मिला लेते हैं तो लगभग 33 रुपीज़ के आसपास आएगा। तो इलेक्ट्रिकल बसेज को चलाने से HRTC को स्वाभाविक है कि बहुत फायदा होने वाला है। इस बीच मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आज ई बस के माध्यम से ही मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेने के लिए प्रदेश सचिवालय पहुंचे। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने को लेकर भाजपा द्वारा चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के तहत शिमला जिले में चौपाल क्षेत्र के देहा में आज एक जनसभा का आयोजन किया गया। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अनिल जैन, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर और प्रदेश पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल सहित अन्य नेताओं ने हिस्सा लिया। राजीव बिंदल ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने समाज के हर व्यक्ति को अपनी योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाया है और पिछले 9 वर्षों में सरकार ने कई बड़ी योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की और 48 करोड़ से अधिक लोगों के जनधन खाते खोले गए। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने अपने संबोधन में आरोप लगाया कि राज्य सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और झूठ बोलकर सत्ता में आई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाहर से आने वाले सेब पर 75% आयात शुल्क लगाया है, जिससे हिमाचल के बागवानों को लाभ हुआ है। जयराम ठाकुर ने दावा किया कि अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा एक बार फिर जीत हासिल करेगी और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से कांगड़ा जिले के डगवार में अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जिस पर लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में एक बैठक में बताया कि इसके संचालन से लेकर विपणन संबंधी गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संयंत्र की क्षमता 1 लाख लीटर से 3 लाख लीटर तक होगी, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले दूध के उत्पाद तैयार किए जाएंगे और इससे कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना और चंबा जिले के लोग लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों से गाय का दूध 80 रुपये प्रति लीटर और भैंस का दूध 100 रुपये प्रति लीटर खरीदने के वायदे को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य में डेयरी आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि शिक्षा प्रणाली को अपडेट व बेहतर बनाने में समग्र शिक्षा अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने आज शिमला में समग्र शिक्षा कार्यालय द्वारा लगाई गई ज्ञान साझाकरण कार्यशाला का शुभारंभ किया। ये कार्यशाला 24 जून तक चलेगी और इसमें अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, केरल और राजस्थान से भी प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। रोहित ठाकुर ने बताया कि शैक्षणिक प्रणाली के तहत बच्चों में सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने में ऐसी ज्ञानवर्धक कार्यशालाएं लाभप्रद हो सकती हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला जिले के ठियोग में भूस्खलन से बाधित राष्ट्रीय उच्च मार्ग का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस सड़क को वैली ब्रिज के माध्यम से 1 सप्ताह के भीतर एक तरफा यातायात के लिए बहाल किया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वैली ब्रिज की लंबाई लगभग 100 मीटर होगी और इसका निर्माण युद्ध स्तर पर किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को वैकल्पिक मार्गों को चिन्हित कर उनका सुधार करने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश मंत्रिमंडल ने कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की लंबित परीक्षाएं राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से करवाने का लिया निर्णय। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य परिवहन निगम की बसों को जल्द ई बसों में किया जाएगा परिवर्तित। शिमला में 20 नई ई बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान जारी। शिमला जिले के देहा में किया जनसभा का आयोजन। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से कांगड़ा जिले के डगवार में स्थापित होगा अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।